नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यादविन स्मार्ट क्लासेस के YouTube लाइव क्लास में। जहां आज हम शुरू करने जा रहे हैं मूल विधि का कंप्लीट सेशन। और मेरा नाम है मनीष कुमार शर्मा और इस सीरीज में हम यूपीएसआई से रिलेटेड या फिर अदर गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जो भी जरूरी लीगल बेसिक्स और मूल विधि के कंसेप्ट होंगे उनको बहुत ही आसान भाषा में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी राज्य या केंद्र सरकार के परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर भी मूल विधि के कंसेप्ट पूछे जाते हैं, ये क्लास उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हम यहाँ पे आज जानने वाले हैं कि कैसे बेसिक इंट्रोडक्शन रहता है, कैसा यहाँ पे किस तरीके के मूल विधि के बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, कैसे रिफॉर्म्स आपके लिए जरूरी पड़ते हैं, जरूरी प्रिंसिपल्स के बारे में भी जानेंगे। साथ ही हम ये जानेंगे कि टॉपिक जो हैं वो एग्जाम से रिलेवेंट हैं या फिर नहीं है, किन टॉपिक को पढ़ना है, किन टॉपिक को छोड़ना है, ये सारी क्लासेस आपको हम आज बताने वाले हैं। ये मूल विधि की आज जो क्लास रहने वाली वो क्लास नंबर 4 है। इससे पहले मैं आपकी 3 क्लास करा चुका हूं और 3 क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हैं, क्योंकि मैंने वहां पे चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक कंप्लीट करा दिया है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 6 होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पे एक बैच लॉन्च किया गया था जिसका नाम है चाणक्य 2.0 बैच। और ये है कि इसमें आपको सारे कंसेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाए जाने वाले हैं। सारे टीचर्स आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लासेस दे रहे हैं और यहाँ पर आपका लगभग बहुत अच्छे तरीके से क्लासेस कंप्लीट होने भी वाली हैं। कई सारे टॉपिक क्लियर भी कर दिए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें यहाँ पर ऐसे टीचर्स मिल जाएं जो बहुत अच्छी तरीके से इजी लैंग्वेज में चीज़ों को पढ़ाएं, तो आप यहाँ पे चाणक्य 2.0 में एनरोल कर सकते हैं। लेकिन कहाँ करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी रेट क्या है। हम यहाँ पे चाणक्य 2.0 की जो बात कर रहे हैं, इसकी रेट जो है वो केवल 99 है, यानी 99 रुपए में आप यूपीएसआई की तैयारी कर सकते हैं। केवल यूपीएसआई नहीं है, बहुत सारे हमारे पास में कोर्सेज भी हैं। अगर आप चाहते हैं कि सारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, तो आप हमारी बाईएससी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और बाईएससी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में आपको वहां पर रजिस्टर और उसके बाद लॉगिन करना पड़ेगा, जहां पर आप देख पाएंगे कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो भी आपके कोर्सेज हैं, जिन कोर्सेज की आप तैयारी कर रहे हैं, वो सारे कोर्सेज आपको कम रेट में बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाने के साथ साथ आपको यहां पे समझाने के साथ साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप चाहते हैं कि हम लगभग 100 रुपए में, हम चाहते हैं 199 रुपए में एसएससी सीजीएल खरीदना चाहते हैं, तो आप सारे कोर्सेज को यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। बाकी आपको मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको यूपीएसआई से रिलेटेड जो आपकी क्लासेस है मूल विधि की, वो क्लासेस आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम उसी के लिए डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे पास में मूल विधि के लिए भारतीय न्याय संहिता को इंपॉर्टेंट बनता है। भारतीय न्याय संहिता जो है ये हमारी 2023 में लागू की गई थी। सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। और जो साथी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, भाई एक बार बता दीजिए आवाज क्लियर है। और अगर आपका आवाज और वीडियो अच्छा चल रहा है तो क्लासेस को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो साथी नए जुड़ते जा रहे हैं, लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके ही साथी जो तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से क्लास मिले, उनको यहाँ पे रेगुलर क्लास मिले। और वो चाहते हैं कि हमें ऐसे कंसेप्ट जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से वेटेज के रूप में सामने आते हैं, वो क्लास भी हमें यहाँ पे मिल जाएं। तो आपको करना क्या है, बस शेयर करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूल विधि की। तो मूल विधि में भी आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो भाई आपको पता है मूल विधि के अंदर हमारे पास में 23 चैप्टर हैं। उन 23 चैप्टर में आज हमारा जो रहने वाला है वो चैप्टर नंबर 6 रहने वाला है। कौन सा रहने वाला है, चैप्टर नंबर 6 रहने वाला है। और जब हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें कई धाराएं होती हैं। तो चैप्टर नंबर 6 में जो धाराएं हैं, उन धाराओं की अगर मैं बात करूं तो वो धाराएं आपकी कहां से स्टार्ट होती हैं, तो धाराएं आपकी यहां पर 100 से लेके 146 तक। यानी इसका मतलब है कि सर हम 99 धाराओं को पढ़ चुके हैं, तो बिल्कुल हम 99 धारा कंप्लीट कर चुके हैं। और आपको पता है कि इसी प्रकार से चैप्टर वाइज चैप्टर में हम चलते जा रहे हैं और यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। और आज का जो चैप्टर नंबर 6 है वो आपका क्या है, हत्या और आपराधिक वध से रिलेटेड है। यानी हत्या और आपराधिक मानव वध से रिलेटेड है। तो हम इसी चैप्टर को आज कंप्लीट कर लेंगे और यहां पर 100 से लेके 146 तक की जो जितनी भी धाराएं हैं उन सभी को भी आज हम पढ़ लेंगे। हमारे साथ में रोहित भाई जुड़ चुके हैं। रोहित
गंगवार, रोहित कुमार और भी भाई, और रोहित शर्मा भी जुड़ गया, वो सारे रोहित हमारे साथ में जुड़ जाएंगे, निशांत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी को यहाँ पे गुड आफ्टरनून। अब क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे चैप्टर 1 को भी समझा था, चैप्टर 2 जो कि पनिशमेंट से रिलेटेड था, जो कि डेफिनेशंस को बताता, चैप्टर नंबर 3 जहाँ पे जनरल एक्सेप्शन की बात की गई थी, चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे तो यहाँ पे उकसाने की बात की गई थी, अबेटमेंट की बात की गई थी, और चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो वुमेन और चाइल्ड से रिलेटेड जो भी ऑफेंस थे, जो भी आपके क्राइम थे, उनको हम पढ़ चुके हैं 99 तक। आज हमारा क्या है कि कोई अगर मर्डर कर दे, कोई मर्डर की कोशिश करे, तो क्या ये भी हमारा एक अपराध है? तो बिल्कुल एक अपराध है, और ये ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट कर दे, ह्यूमन बॉडी पर यहां पर कोई भी कैसी भी चीजें कर दे, तो वो भी हमारा एक अपराध है। वो धारा नंबर 100 से लेके 146 तक में रखा गया है, और ये हमारे मूल विधि के चैप्टर नंबर 6 में रखा गया है, जिसका मतलब है हत्या और आपराधिक मानव वध। अब इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इन क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका आता है, आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहां पे क्या कहता है, आप इस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उस क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद इस चीज का आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आप पढ़ेंगे, यानी अगर किसी ने किसी को मारा या घायल कर दिया या फिर मान लो अपहरण कर लिया, तो कानून इसके लिए क्या कहता है, कानून ने इसके लिए कहां पर प्रावधान किया गया है, यहां पर बीएनएस में इसके लिए कौन से चैप्टर में ये बातें की गई हैं, बीएनएस में इसके लिए कौन सी धाराएं हैं, ये सारी चीजें आपको यहां पे पता होनी चाहिए। यही है आपका क्वेश्चन नंबर 1, जो कहता है मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध बीएनएस के निम्नलिखित में से किस अध्याय के अंतर्गत प्रावधानित किए गए हैं। यानी आप मानव शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, या मानव शरीर को किसी भी तरीके से आप थप्पड़ मारते हैं, या थप्पड़ मारने के साथ साथ उसे हर्ट करते हैं, या आप उसे गलत तरीके से छूने का प्रयास करते हैं, गलत तरीके से उसे रोकने का प्रयास करते हैं, गलत तरीके से उसे बंधक बनाने का प्रयास करते हैं, उसे अपहरण बनाने का प्रयास करते हैं, गुलामी कराने का प्रयास करते हैं, तो इन सब के लिए हमारे पास में एक चैप्टर दिया गया है। वो कौन सा अध्याय है, उसी अध्याय को आज हम पढ़ रहे हैं। तो बता दीजिए कौन सा अध्याय होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। ह्यूमन बॉडी अफेक्ट करने के लिए हमारे पास में, मैंने अभी बताया था, तुरंत ही बताया था कि जैसे ही हम यहां पे बात करने वाले हैं किसकी, हम यहां पे बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी के अफेक्ट के लिए हमारे पास में जो चैप्टर दिया गया है, ह्यूमन बॉडी के अफेक्ट के लिए जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, वो कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है, जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं। और इस चैप्टर नंबर 6 में अगर आपसे शेड्यूल्स की बात की जाए, अगर आपसे धाराओं की बात की जाए, तो धारा नंबर 100 से लेकर धारा नंबर 146 तक की बात इसके अंदर की जाती है। ये चैप्टर नंबर 6 में मैंने बताया था, ऑफेंस अफेक्टिंग लाइफ, यानी हमारी लाइफ को अफेक्ट कर दे, वो धारा नंबर 100 से 113 तक है। हर्ट को अफेक्ट, यानी हमें क्या कर दे, हर्ट कर दे, हमें नुकसान कर दे, तो धारा नंबर 114 से लेकर 125 तक है। गलत तरीके से कोई रोक ले, गलत तरीके से आपको बंधक बना ले, तो धारा नंबर 126 से 136 तक है। और अगर आपको अपहरण कर ले, अगर आपको गुलामी कराए, अगर आपसे जबरन मजदूरी कराए, तो धारा नंबर 137 से 146 तक है। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं ये चैप्टर कहीं ना कहीं हमारे लिए बॉडीगार्ड का काम करता है, ये हमारे लिए कानून का बॉडीगार्ड है, या फिर कह सकेंगे हमारे लिए बॉडीगार्ड है। ठीक है, तो आप यहां पे ये भी जान पाएंगे कि जो बॉडीगार्ड है वो कौन सा है, वो यही है जो कि हमें पूरी तरीके से क्या कर रहा है, हमें पूरी तरीके से बचाने का या सेव कराने का प्रयास करता है, जो हमारे लिए 24/7 सिक्योरिटी का काम करता है। और ये कौन सा चैप्टर हो गया आपका, चैप्टर नंबर 6, ऑप्शन नंबर डी। तो जहां पर कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रोहित, निशांत ने दोनों ने बहुत अच्छा आंसर दे दिया है कि ह्यूमन बॉडी अगर अफेक्ट होती है, अगर हमारी लाइफ अफेक्ट होती है, हमें हर्ट किया जाता है, हमें यहां पे अपहरण किया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है, मजदूरी कराई जाती है, जबरन मजदूरी कराई जाती है, उसके लिए हमारे पास एक बॉडीगार्ड के रूप में चैप्टर नंबर 6 आता है, जहां पे हमारे पास धारा नंबर 100 से लेके धारा नंबर 146 तक की बात की जाती है, जिसमें हमें सारी चीजें बताई जाती हैं, जो एक प्रकार से हमारे लिए सिक्योरिटी का काम करता है। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। अब आता है यहां पे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसी की मौत हो जाए। ठीक है, मारने का इरादा हो या ना हो ये बात अलग है, लेकिन अगर आपने मार दिया तो ये तो क्या कहलाएगा, मर्डर कहलाएगा। अब मर्डर के भी कई टाइप हैं, जैसे एक होता है आप इरादतन हत्या करना चाहते हैं, और एक होता है आप गैर इरादतन हत्या करना चाहते हैं। तो इसे कहेंगे, एक को कहेंगे हम होमिसाइड। ठीक है, और यहां पे होमिसाइड के अलावा एक को कहेंगे हम
कल्पेबल होमिसाइड। अब आप इसमें दोनों का मतलब समझ रहे होंगे। इसका मतलब है, होमिसाइड का मतलब है कि आपने मर्डर कर दिया, जानबूझ के किया गया है, मौत का कारण बना है लेकिन जानबूझकर बना है, तब हम कहेंगे कि हमारे पास में धारा नंबर 101 काम करेगी। ठीक है, धारा नंबर 101 काम करेगी किसके लिए? होमिसाइड के लिए, या फिर हम कहेंगे मर्डर के लिए। तो मैं यहां लिख देता हूं, धारा 101 काम करती है जब किसी का मर्डर कर दिया जाए, जब हमारा इंटेंट ही हो, हम चाहते ही थे कि उसे मारना, इसलिए धारा नंबर 101। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि हम चाहते नहीं थे, हमारा इरादा नहीं था, लेकिन वो गलती से मर गया, तो ऐसी स्थिति में कल्पेबल होमिसाइड यहां पे काम करता है, आपराधिक मानव वध की तरह काम करता है, गैर इरादतन हत्या की तरह काम करता है। और वो धारा नंबर हमारे पास में कौन सी है? वो धारा नंबर है 100। ठीक है, तो कल्पेबिक होमिसाइड को हम क्या कहते हैं? आपराधिक मानव वध। ठीक है, तो ये आपका आपराधिक मानव वध कहलाएगा। और यहां पे आप होमिसाइड की बात करेंगे तो ये सीधा सीधा मानव वध कहलाएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? बीएनएस का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान आपराधिक मानव वध को प्रभावित करता है या परिभाषित करता है? तो आप क्या कहेंगे कि हमारे पास में धारा नंबर कौन सा है? धारा नंबर 100 है, जो आपराधिक मानव वध की बात करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। गुरुजी मेरे घर वाले जबरदस्त अब भाई घर वालों के अकॉर्डिंग तो का चीजें नहीं बनेंगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा, भाई मैं तो नहीं बताऊंगा इस चीज पे, मैं इस पे कोई बात नहीं करूंगा कि आपसे धान कटवा रहे हैं या कुछ कटवा रहे हैं। तो रोहित कुमार बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। बेटा ये ऑप्शन नंबर ए कहां से हो गया? हम 102 की बात ही नहीं कर रहे। मैंने आपको यहाँ पे दो ही धारा बताई है। एक बताया है जहां पे आपने मर्डर कर दिया, सामने वाले को मार ही दिया, और एक बताया कि आपका इरादा नहीं था लेकिन वो मर गया। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में इंटेंट का फर्क होता है। हमारा इंटेंट क्या था? दोनों में जो फर्क है ना, वो इंटेंट का है। इंटेंट का मतलब है कि हम चाहते क्या थे, हम उसे मारना चाहते थे या फिर बस उसे डराना धमकाना चाहते थे। वो तो डरा धमका कर ही मर गया। तो ऐसी स्थिति में धारा 100, और आप मारना चाहते थे तो धारा नंबर 101। ठीक है, राम राम भाई अंकित भाई राजपूत दंगल। चलो समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहां पे क्या कहता है? आपको यहां पे कारण दे रखा है और यहां पे कथन दे रखा है, उसका कारण दे रखा है। कथन और कारण के रूप में भी हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऐसी प्रकार से मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। तो यहां पर बात की जा रही है, सबसे पहले असर्शन यानी कथन की बात करते हैं, तो मानव वध एक इंसान द्वारा एक इंसान की हत्या है। भाई बताओ, एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान की मृत्यु का कारण बनना, ये क्या है? यही तो मानव वध है। यहां पे कारण कहता है मानव वध हमेशा विधि विरुद्ध होता है, तो ये हमेशा अपराध होता है। यहां पे मैं कहूंगा कि ए तो हमारा सही है, लेकिन बी क्या है? ये दो तरीके से हो सकता है। ये तो होता है एक लॉफुल, एक होता है लॉफुल, एक होता है आपका अनलॉफुल। ठीक है, विधि पूर्वक यानी वैध, जब कानून के अनुसार उचित हो। अब आप कहेंगे सर कानून के अनुसार उचित हो का मतलब क्या है? हम किसी को मार सकते हैं इसका मतलब? भाई वो हो गया आपका सेल्फ डिफेंस में, वो आपको मारने आ रहा था और आपने सेल्फ डिफेंस में सामने वाले को पहुंचा दिया। तो ये क्या है? ये हमारा एक लॉफुल बन जाएगा, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए वैलिड बन जाएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि आपको यहां पे छूट मिल जाएगी। यहां पे आपका यहां पे जो इंटेंट था वो उसको मारना नहीं था, अपने आप को बचाना था, इस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में वो बन जाता है लॉफुल, जब कानून के अनुसार उचित हो, जैसे सेल्फ डिफेंस में हत्या करना। अब अवैध क्या है? अनलॉफुल, जब कानून के विरुद्ध हो, जैसे किसी की जानबूझकर हत्या करना। तो हर मौत अपराध नहीं होती है, हमारा इरादा, हमारी परिस्थिति बताती है कि कौन दोषी है कौन नहीं। यह बात याद रखना कि हर मौत अपराध नहीं होती है। इरादा और आपका इंटेंट, आपकी परिस्थिति, आपकी सिचुएशन बताती है कि कौन दोषी है और कौन नहीं है। इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि ए तो हमारा सही है कि मानव वध तो एक इंसान द्वारा एक इंसान की मृत्यु का कारण बन सकता है, लेकिन अपराध हमेशा विधि के विरुद्ध होगा,
अनलॉफुल होगा? नहीं, ये लॉफुल भी हो सकता है, क्योंकि मैं सेल्फ डिफेंस में भी सामने वाले को मार सकता हूं। लेकिन मैं मारने की बात कर नहीं रहा कि कहीं कल मार दो, कल कहना कि सर आज मैंने किसी का खेल कर दिया। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए हमारा सही है और आर हमारा यहां पे गलत है, यानी वो बहुत सही तरीके से इसकी व्याख्या नहीं करता है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए और आर सत्य तो हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, ये नहीं, सही तो ये भी है, सही तो भाई मैंने तो ये बताया लॉफुल भी हो सकता है अनलॉफुल, लेकिन स्पष्टीकरण इसका सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बताइए बेटा, आंसर दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 समझ लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, भाई किसी के पास में ना खाना बहुत है, अब क्या कोई भूखे व्यक्ति को खाना ना दे तो यहां पर वो अपराध माना जाएगा या फिर नहीं माना जाएगा? ये बोलता है कि ए के पास ना भोजन था पर्याप्त, लेकिन वो उसमें से कुछ भोजन भूखे व्यक्ति को नहीं देता है, उसने भूखे व्यक्ति को भोजन नहीं दिया और भूख के कारण वह व्यक्ति मर जाता है, तो क्या ए दोषी होगा? यानी कोई व्यक्ति दोषी तब होगा कि जब उसने खाना उसके पास में था, वो उसने खाना सामने वाले को नहीं खिलाया। क्या ये कानूनी कर्तव्य है, क्या ये कानूनी बाध्यता है कि किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना है? ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। ये अपराध तब होगा जब कर्तव्य निभाने की बात आ जाए, जब अपराध तब होगा जब कानूनी वैधता की बात आ जाए, अपराध तब होगा जब कानूनन बाध्य हो जाएगा। लेकिन ये नैतिक भूल है, ये उसका अपराध नहीं है, क्योंकि उसने नैतिक भूल करी है। नैतिक भूल में क्या है, वो उसके पास खाना था, उसने खाना दिया नहीं। ये कह सकते हो कि नैतिकता का एक प्रमाण हो सकता है, लेकिन ये कानूनी कर्तव्य नहीं है कि आपको खाना है, आपको उसे खिलाना पड़ेगा। ऐसा कोई भी कानून हमारे पास में नहीं है। ये मोरल फेलर हो सकता है, ये लीगली ऑफेंस नहीं हो सकता है। डॉक्टर अगर हम ये कल को ये कहेंगे सर डॉक्टर ने इलाज नहीं किया हमारा और मरीज मर गया, तो भाई ये लीगल ड्यूटी है, ये अपराध हो जाएगा कि डॉक्टर ने इलाज नहीं किया और मरीज मर गया, तो ये लीगल ड्यूटी थी जिसका ये कानून अपराध होगा। लेकिन कोई व्यक्ति भूख से मर जाता है और आपने उसे खाना नहीं दिया, तो ये कानूनन अपराध नहीं है, ये मोरल फेलर है, ये लीगल ऑफेंस नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कोई भी अपराध नहीं किया है उस व्यक्ति ने कि उसके पास खाना होते हुए भी सामने वाले को खाना नहीं दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सही उत्तर बताना है। मेरे पास में 4 ऑप्शंस हैं, इन 4 ऑप्शंस में मुझे बताना है कि क्या सही हो सकता है। ठीक है, हमारे पास में पहला ऑप्शन कहता है कि सभी हत्याएं आपराधिक मानव वध हैं, लेकिन इसके विपरीत सभी आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है। मुझे पहला ऑप्शन ही गलत दिख रहा है, वो सॉरी सही दिख रहा है। तो क्यों? क्योंकि मैंने बताया, अभी आपको बताया कि हमारे पास में मर्डर अगर किसी का हो जाएगा, तो मर्डर अगर जानबूझकर किया गया है तो धारा नंबर 101 काम करती है। और अगर यहां पे क्या किया गया है, हमने यहां पे क्या किया, जानबूझकर हत्या नहीं की, तो उसे मैंने क्या बोला है, उसे कल्पेबल होमिसाइड कहा जाता है। ठीक है, जो जानबूझकर गैर इरादतन हत्या होगी वो कल्पेबल आपका होमिसाइड कहलाएगा। धारा नंबर यहां पे 100 काम कर जाएगी। तो ये हम समझ गए। इंटेंट क्या था कि धारा नंबर 101 तब लगेगी जब आपका इंटेंट जानबूझकर हत्या करना हो, मेरा मन था उसे मारने का, तब वहां पे धारा नंबर 101 काम करेगी। लेकिन कभी कभी आपका मृत्यु का इरादा नहीं होता, किसी को मारने का इरादा नहीं होता, आप एक्सीडेंटली सामने वाले की मृत्यु का पार्ट बन जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि सडन फाइट होगी, फाइट में हमने एक प्रकार से उसको मतलब मारने का इच्छा था नहीं, लेकिन फिर भी हमारे हाथ से कहीं ऐसा चोट लग गई जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये कल्पेबल होमिसाइड है। तो लीगल स्टेटस क्या होगा, ये तो पनिशेबल, भाई मर्डर कर दिया तो पनिशेबल है, लेकिन ये डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पे, ये डिपेंड करता है कि वहां पे सिचुएशन क्या थी, वहां पे सिचुएशन के साथ साथ उसके इंटेंट पे आपका ये क्या करता है, डिपेंड करता है। तो मैं क्या कह सकता हूं, सभी मर्डर कल्पेबल होमिसाइड हो सकते हैं। वहां पे जब तक उसके इंटेंट का पता नहीं चलता है तो वो तब तक कल्पेबल होमिसाइड है। लेकिन अगर उसका इंटेंट पता चल जाएगा, तब वहां पे पता चला कि उसने जानबूझकर हत्या की है, तो सभी कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं हो सकते हैं।
अगर हमें इंटेंट नहीं पता है उस स्थिति में मर्डर कल्पेबल होमिसाइड हो सकता है, लेकिन अगर आपको इंटेंट पता चल गया है तो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हमसे सही पूछा था, सही मैंने बता दिया। तो आपको समझ में आ गया कि अगर एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमारे लिए उस जगह पर धारा नंबर 100 काम कर जाएगी। अगर हम सडन फाइट में किसी को मार देते हैं तो धारा नंबर 100 काम करेगी, लेकिन आप जानबूझकर किसी को मारते हैं तो वहां पर धारा नंबर 101 काम करेगी। इसलिए मर्डर कल्पेबल होमिसाइड हो सकता है, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आपका इंटेंट नहीं था जानबूझकर मारने का, तब आप उसे मर्डर नहीं कह सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अब बात करते हैं, ये तो हमने समझ लिया कि हमारे पास में ये लिखा हुआ है कि मर्डर किस धारा के अकॉर्डिंग है, यानी मर्डर की परिभाषा क्या है, होमिसाइड की परिभाषा क्या है, कल्पेबल होमिसाइड की परिभाषा क्या है, लेकिन दंड की बात कहां की जा रही है। हम उसे पनिश करेंगे तो पनिश में हमारे पास में कौन सी धाराएं हैं ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो हत्या के लिए दंड का प्रावधान किस में किया गया है ये बताना है आप लोगों को। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा कि हत्या के लिए दंड का प्रावधान किस में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके सामने धाराएं दे रखी हैं। अब आप कहेंगे सर धाराएं हमें पता ही नहीं है, तो मैंने अभी क्या बताया, अभी पहला बताया मैंने कल्पेबल होमिसाइड, जिसे मैंने क्या कहा, आपराधिक हत्या कहा या आपराधिक मानव वध का। तो आपराधिक मानव वध की जो धारा है वो हमारे पास में है 100। ठीक है, क्योंकि आज हम 100 से पढ़ रहे हैं तो धारा नंबर 100 हमारी मानव वध की बात करती है, लेकिन आपराधिक मानव वध जहां पे इंटेंट हमारा उसे मारने का नहीं था। फिर आता है आपका मर्डर, आपने कर दिया सामने वाले का मर्डर और उसमें आपका इंटेंट था, आप चाहते थे उसे मारना, तो धारा नंबर 101 होगी। अब मैं कहता हूं कि मुझे सजा देनी है, अब हत्या हो गई है तो हत्या के लिए सजा का प्रावधान कहां किया गया है, हत्या के लिए क्या सजा हो सकती है इसका प्रावधान कहां किया गया है। तो बात करते हैं 103 की। तो धारा नंबर 103 हमारे पास में हत्या के लिए सजा की बात करती है, लेकिन कौन सी सजा की बात करती है भाई। मैं चाहता हूं कि सर इसे ना आजीवन कारावास दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए, इसे आजीवन कारावास दे दिया जाए। तो आजीवन कारावास की जो बात की गई है वो सबसे पहले 104 में की गई है। हत्या की बात कहां की गई है, हत्या के लिए पनिश कहां देना है, 103 के तहत देंगे, लेकिन आजीवन कारावास अगर देना है तो 104। अब मैंने कहा कि नहीं सर, गैर इरादतन हत्या जो की है ना, अगर उसने यहां पे गैर इरादतन हत्या की है यानी कल्पेबल होमिसाइड किया है, तो यहां पर भी आपको सजा होगी, लेकिन पहले की अपेक्षा में कम होगी। तो हत्या के लिए अगर आपको सजा दी जाती है तो आपके पास में धारा नंबर 105 यहां पे लगती है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि भाई आपकी लापरवाही से मौत हो गई है, तो लापरवाही से मौत होने पर हमारे पास में जो धारा लगती है वो 106। ठीक है, लापरवाही से मौत पर धारा नंबर 106 काम करती है। इसी प्रकार से आत्महत्या के लिए आपने ना मर्डर कर दिया, मर्डर तो नहीं कहेंगे उसे, कहेंगे मैंने कहा सुसाइड कर दिया किसी ने, लेकिन सुसाइड के लिए आपने उकसाया था, अवेटमेंट वाला पार्ट आ गया। अब ये तो उकसाने के, आत्महत्या की गई है उकसाने के बाद, तो आत्महत्या के लिए उकसाना भी आपका क्या है, एक अपराध है। आप सामने वाले को क्या कर रहे हो, आप उसे मरने के लिए बाध्य कर रहे हो। तो आत्महत्या के लिए उकसाना ये भी हमारे पास में एक अपराध है, और इसके लिए भी जो धारा दी गई है वो धारा नंबर 107 है। तो हमें यहां पे समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी हमारे पास में धाराएं दी रखी हैं। 107 नहीं, 108। अब 108 के बाद में हत्या का प्रयास। अब आपने ना प्रयास किया था हत्या का, मर नहीं पाया व्यक्ति, लेकिन प्रयास तो किया था, तो हत्या के प्रयास के लिए आपको इसमें भी सजा मिल सकती है। धारा नंबर 109 यहां पे काम करेगी। अब मान लीजिए हत्या का प्रयास किया, आपका इरादा नहीं था, आपका इरादा नहीं था उसको मारने का, ऐसी स्थिति में गैर इरादतन हत्या का प्रयास कर रहे हो, तो हम वहां पे कहेंगे कि हमारे पास में क्या है, उस स्थिति में धारा नंबर 101 जो है वो लगेगी। तो गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास 110 में आता है। तो मैंने 100 से लेकर 110 में इंपॉर्टेंट धाराएं आपको
बता दिए। तो आपसे अगर पूछा क्या जा रहा है, अब आपको खुद बताना है कि कौन सी धाराओं की बात की जा रही है। हत्या के लिए दंड का प्रावधान, तो हत्या के लिए सजा दंड का प्रावधान तो सर 103 में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आया समझ? कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हत्या के लिए दंड की बात की जाएगी तो हत्या के लिए दंड 103 से स्टार्ट होता है, आजीवन कारावास 104 में है, गैर इरादतन हत्या करने पर भी सजा हो सकती है तो 105 में इसकी परिभाषा दी गई है, लापरवाही से किसी की मौत हो जाए तो 106 में बात की गई है, अगर आपने उकसा दिया किसी को और वो आत्महत्या करता है तो आत्महत्या के लिए उकसाने पर अपकर धारा 108 काम करती है। हत्या का आपने प्रयास किया, अब सामने वाला हत्या, मान लो सामने वाले का मर्डर हुआ या फिर नहीं, उस स्थिति में 109 काम करती है। आपने, आपका इंटेंट नहीं था, आप चाहते ही नहीं थे सामने वाले को मारना, लेकिन आपने डंडा उठाकर सामने वाले को कूट दिया और उसकी क्या हो जाती है, मौत होने की स्थिति तक पहुंच जाता है, तो गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास भी आपका धारा नंबर 110 के तहत काम करेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। तो किस प्रकार से हमारे पास में हत्या और मानव वध के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। अगले पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, और सब 7 क्या कहता है, वही चीज आ गई कि कोई हत्या करने की कोशिश कर रहा है लेकिन सफल नहीं हुआ, कानून उसे पकड़ सकता है। कानून अगर उसे पकड़ेगा तो उसके लिए कोई ना कोई धारा काम करेगी। अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, यही क्वेश्चन आपका बीएनएस में आपराधिक मानव वध का प्रयत्न करने का प्रावधान है। जब भी आपराधिक मानव वध की बात की जाएगी तो आपको मैंने बताया था कि धारा नंबर 100 जो है वो आपराधिक मानव वध की बात करती है, लेकिन धारा नंबर 100 के तहत आपने क्या किया है, प्रयत्न किया सामने वाले को मारने का, आपने एक अटेम्प्ट किया कल्पेबल होमिसाइड का, हत्या का प्रयास किया है लेकिन मौत नहीं हुई है। यहां पे क्या मैं बोल रहा हूं, हत्या का प्रयास किया लेकिन सामने वाले की मौत नहीं हुई है, मृत्यु नहीं हुई है, मर्डर हो नहीं पाया, तो ऐसी स्थिति में आप पर एक धारा काम करती है, वो मैंने अभी बताया कि धारा नंबर 107 यहां पे काम करेगी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अच्छा मैंने पहले 108 कर दिया क्या? एक सौ सात नहीं 110 हो गया, वही मैं कह रहा था कहीं गड़बड़ होगी। तो यहाँ पे क्या है, कोई हत्या करने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं होता है तो कानून उसे धारा नंबर 110 के तहत हत्या के प्रयास के तहत यहाँ पे क्या कर सकती है, सजा दे सकती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक्स का आशय ए को मारने का था, यानी एक्स वो एक्स नहीं है, एक्स का मतलब एक कोई पर्सन मैंने बोला है कि एक्स का जो आशय है वो ए को मारने का था, लेकिन इसके बजाय उसने बी को मार डाला। भाई मारने किसी और को गया था लेकिन दूसरा उसके बीच में आ गया और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहां पर जिसे मारने का उसका कोई आशय नहीं था, यानी जिसे वो मारना नहीं चाहता था, उसे मार दिया उसने। तो किस सिद्धांत के तहत एक्स बी की हत्या के लिए उत्तरदायी है? तो मैंने अभी क्या बताया था, इंटेंट टू किल बी। इंटेंट क्या था, बी को मारने का नहीं था, तो एक्स किसके लिए जिम्मेदार है, एक्स तो बी के मारने के लिए जिम्मेदार हो जाएगा लेकिन ट्रांसफरेबल हो जाएगा, यानी वो गया ए को मारने का था लेकिन मरा कौन, बी, तो ये हो जाएगा हस्तांतरण का सिद्धांत, ये हो जाएगा आपका ट्रांसफर का सिद्धांत। तो द्वेष का, यानी किसके कारण, द्वेष के कारण उसने सामने वाले को मार दिया, द्वेष के हस्तांतरण का सिद्धांत काम करेगा, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर्ड मैलाइस काम करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही हो जाएगा। अब आप यहां पे बोलेंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारने का प्रयास करता है लेकिन गलती से किसी अन्य को मार देता है, किसी दूसरे को मार देता है, तो ओरिजिनल इंटेंट अन्य व्यक्ति पर लागू होता है, यानी उसका इंटेंट क्या था, वो इंटेंट अब आपका बी के लिए लागू होगा ना कि ए के लिए। मरा कौन है, बी, क्या बी यहां पे मरने आया था, नहीं, उसने मार दिया। क्यों मार दिया, क्योंकि वो बीच में आया और गलती से बी की मृत्यु हो जाती है। तो ये क्या है आपका, यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर मैलाइस काम करेगा, द्वेष के हस्तांतरण का सिद्धांत काम करेगा, जहां पे ट्रांसफर हो गई मर्डर, यानी मरना किसी को था दूसरा मर जाता है, तो एक्स जो है वो बी के लिए जिम्मेदार होगा, ए के लिए जिम्मेदार नहीं बनता है। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है।
बेटा पढ़कर ऐसा मत कर देना कि आज ही चल दोगे भाई, हम पे तो पता चल गया है कि आज तो इंटेंट हमारा क्या था। इस इंटेंट के तहत अब हमें सजा जो है वो ए के लिए नहीं मिलेगी, बी के लिए मिलेगी। भाई मिलेगी सजा तो जरूर मिलेगी, इस बात का ध्यान रखना। भले ही एक कुछ कम हो सकती है, लेकिन कोई इंसान गया है तो उसके लिए सजा तो बनती है। तो इसीलिए इन चीज़ों से दूर रहना। भाई ये चीज़ें हैं, ये केवल एक अवेयरनेस के लिए पढ़ाया जाता है कि आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि यह चीज़ हमारे साथ हो सकती है। तो उस स्थिति में हमें ये कानून की जानकारी होनी चाहिए, जिससे आप कर या फिर आपके आसपास में कभी ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो उसके लिए आप सामने वाले को समझा सकते हैं कि बेटा इस तरह से आप कानूनन कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा अपराध यहाँ पे शामिल होता है। ठीक है, तो कभी कभी आपके वकील भी यहाँ पे काम कर जाते हैं, कहते हैं कि भाई ये लगेगा वो लगेगा, और वो खूब पैसा यहाँ से आपसे छीन लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी आपके पास में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, आप अवेयर होने चाहिए। और यही चीज़ आपके लिए यहाँ पे यूपीएसआई में काम आती है, क्योंकि यूपीएसआई ही नहीं, अगर आप मान लीजिए नॉर्मल भी पढ़ते हैं तो अब भी आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। बीएनएस की कौन सी धारा उपेक्षा से मृत्यु कारित करने के अपराध का प्रावधान करती है। अब यहाँ पे बोला गया है किसी के पास अन्य को बचाने का साधन था लेकिन उसने मदद नहीं की और व्यक्ति मर गया, यानी उसके पास में सामने वाले को बचाने का साधन था, वो बचा सकता था और उसने उसकी मदद नहीं की, तो क्या वो अपराधी माना जाएगा। तो ये केस जो है ना वो उपेक्षा पूर्वक मृत्यु के अंतर्गत आता है। ये केस आपका नेग्लिजेंस डेथ के तहत आता है, अपेक्षा से मृत्यु कारित करने के अपराध का प्रावधान करता है। यानी आप वहां पर मौजूद थे और आपने सामने वाले को बचाने की कोशिश नहीं की, तो इस वजह से आप पर यहां पे धारा 106 लागू हो जाएगी। आप पर यहां पे ऑप्शन नंबर बी काम करेगा कि कोई व्यक्ति अपनी कानूनन जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही करता है और किसी की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसे भी 5 वर्ष का कारावास हो सकता है, उसे भी जुर्माना दिया जा सकता है, वो भी फाइन लग सकता है। ये ही आपसे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता है। तो मैंने जो आपको बताया था ना, लापरवाही से मृत्यु, धारा नंबर 106 लापरवाही से मृत्यु की बात करती है, उपेक्षा पूर्वक मृत्यु की बात करती है, जहां पर आपके पास में सामने वाले को बचाने की जिम्मेदारी थी। अगर आपके सामने कोई ऐसी चीज हो रही है तो आप अपनी कानूनन जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रहे हैं, आप वहां पर लापरवाही कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उसकी मृत्यु होने पर भी आपको यहां पे सजा हो सकती है। यही आपसे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, बीएनएस की कौन सी धारा हिट एंड रन मामलों के अपराध का प्रावधान करती है। आपने देखा होगा सलमान खान का केस चल रहा था, हिट एंड रन वाला, सुना है। तो हिट एंड रन वाला जो केस है ये भी पनिशेबल है, बिल्कुल है। अगर कोई वाहन चालक दुर्घटना के बाद वहां से भाग जाता है और किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो भी अपराधी, बिल्कुल है अपराधी। अगर आप वहां पर उसको इलाज कराने की कोशिश करते तो हो सकता था वो बच जाता, लेकिन ये हिट एंड रन केस में आता है, यहां पर ये भी पनिशेबल है और ये भी क्या है, लापरवाही से मौत है। और लापरवाही से मौत मैंने किस में बताया, लापरवाही से मौत जो है वो धारा नंबर 106 में आती है। लेकिन यहां पे तो क्लॉज दे रखे हैं, धारा नंबर 106 का क्लॉज 1। अच्छा, ये धारा नंबर 106 का क्लॉज 1 है और धारा नंबर 106 क्लॉज नंबर 2। तो मैंने क्या बताया कि लापरवाही से मौत, नेग्लिजेंट डेथ जो होती है वो 106 की धारा 1 में आती है। तो ये तो आपका एक हो जाएगा, लेकिन सेकंड जो है 106 का धारा जो है 106, इसका क्लॉज नंबर 2 जहां पर बताता है कि हिट एंड रन केस में भी आप लापरवाही के दोषी हैं और ऐसी स्थिति में आपको भी पनिश किया जा सकता है, आपको भी यहां पे 5 से 6 साल की सजा हो सकती है। ठीक है, ये बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। बीएनएस का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान आपराधिक बल से संबंधित है। अब आपराधिक मर्डर नहीं है, आपराधिक बल है। आपने सामने वाले पर बल लगाया, आपने सामने वाले को मजबूर करने की कोशिश की है, आप सामने वाले पर हमला करने कर सामने वाले को मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई व्यक्ति किसी को डराता है, कोई व्यक्ति किसी को मजबूर करता है और दूसरे काम करने के लिए उसे मजबूर कर रहा है, तो यह भी एक अपराध है और यह आपका बल का एग्जाम्पल है। और बल यहां पे आपराधिक बल और बल में फर्क है, याद रखना।
जब वो यहां पे किसी भी चीज के लिए मजबूर करता है तो वो आपराधिक बल हो जाएगा। लेकिन यहां पे एक होता है बल, यानी हमने सामने वाले पर बल का प्रयोग किया तो वो धारा नंबर 128 उस जगह पर काम करती है। तो धारा 128 बल के प्रयोग पर काम करती है। इसी प्रकार से धारा 129 यहां पर आपराधिक बल की बात करती है। और आपराधिक बल की बात का मतलब है कि आप उससे सामने वाले को डरा कर धमका कर सामने वाले से किसी ऐसे काम के लिए मजबूर करते हैं तो वो मजबूरी में वो चीज करता है, तो ये स्थिति भी आपके लिए अपराध का काम करती है, ये भी आपका अपराध माना जाएगा। ठीक है, पता नहीं। फिर मान लीजिए कि ऐसा भी हो जाए कि आपने ना हमला कर दिया, बल का प्रयोग भी किया और उस पर हमला भी कर दिया, तो धारा नंबर 130 यहां पे काम करेगी। तो मैंने क्या बताया, आपराधिक बल से संबंधित कौन सा है, तो धारा नंबर 129 जो है वो आपराधिक बल से संबंधित है। बल प्रयोग आपका 128 से संबंधित है और हमला करना, मारपीट करना 130 से संबंधित है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कौन सा निम्नलिखित में से आपराधिक बल का उदाहरण नहीं है। अब यही बताना है कि भाई आप सामने वाले को डराकर मजबूर करके कोई और काम नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि वो आपराधिक बल नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो, सामने वाले को डरा रहे हो, धमका रहे हो और उससे दूसरा काम करने के लिए वहां पर कोई ना कोई ऐसा एक्ट करते हो तो ये भी आपका क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, क्रिमिनल फोर्स माना जाएगा, आपराधिक बल माना जाएगा। तो वही क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे पूछा है कि ऐसा इनमें से कौन है जो आपराधिक बल का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो मैंने बोला कि भाई ए है ना बी पर थूक रहा है, यानी वो इस पर क्या कर रहा है, ए को बी पर थूकता है। अब ये क्रिमिनल फोर्स होगा कि नहीं होगा, ये विक्टिम को अपमानित कर रहा है, ये विक्टिम को डराने की बात कर रहा है, तो ये डराने वाला एक्ट ही आपका क्रिमिनल फोर्स का एग्जाम्पल है। इसलिए आपका ए यहां पे सही है। लेकिन हमसे तो पूछा है कौन सा गलत है, तो ए तो इसका मतलब है क्रिमिनल फोर्स का एग्जाम्पल है, आपराधिक बल का एग्जाम्पल है कि ए किसी पर थूक रहा है और वो सामने वाले को अपमानित कर रहा है, सामने वाले को डरा रहा है, मजबूर कर रहा है कि वो उसे कूटे, तो आपराधिक बल तो होगा। फिर बी आता है आपका, बी कहता है ए एक महिला है, अच्छा ए एक महिला बी का घूंघट हटा देता है। तो ए जो है ना वो सामने वाली किसी महिला का घूंघट हटा देता है जिससे वह उसको क्षोभकारित करता है। तो यहां पे क्या है कि सामने वाली महिला की मर्यादा को बाधित करना भी क्रिमिनल फोर्स का एग्जाम्पल है, इसलिए ये क्रिमिनल फोर्स का एग्जाम्पल है, यानी ऑप्शन नंबर बी है। सी कहता है ए बी पर अपना हाथ हिलाता है। भाई हाथ हिलाना कोई अपराध थोड़ी है, ये तो गेस्चर है, ये बिना थ्रेट के किया गया कार्य है। सामने वाले को बस आप गए उसको हाथ हिला दिया, तो ये क्या है, ये आपका क्या है, इसका एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए सी यहां पे गलत हो जाएगा। डी कहता है ए उस बाल्टी में गर्म पानी डालता है जिससे बी नहा रहा था। भाई सामने वाले नहा रहा है, अब भाई ठंड का टाइम नहीं है, तो विक्टिम को डराने की कोशिश की जा रही है, विक्टिम को चोट पहुंचाने की बात की जा रही है कि गर्म पानी जिससे नहा रहा था उसमें उसने गर्म पानी उड़ेल दिया, अब वो विक्टिम अपने शरीर पर डालेगा और उसका क्या हो जाएगा, वो शरीर जल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो डराने का बाद में उसे चोट पहुंचाने का काम करता है, तो ये भी एक प्रकार से क्रिमिनल फोर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। अब 13 क्या कहता है, बीएनएस की कौन सी धारा हमले के अपराध का प्रावधान करती है। कोई व्यक्ति किसी पर हमला करता है, यानी चोट पहुंचाने के लिए तो हमला करेगा, डराने की कोशिश करेगा, कानून क्या कहेगा इस चीज के लिए। तो मैंने क्या बताया कि आप यहां पे फोर्स लगाते हो, आप सामने वाले को डरा रहे हो, डराना ही तो फोर्स है, तो धारा नंबर 128 काम करेगी। तो धारा नंबर 128 जो है वो फोर्स, यानी किसी को डराने पर मजबूरी में काम कराना, किसी को डराकर वस्तु को ले जाना, कि आपकी यहाँ पे मान लीजिए कभी कभी ऐसी भी चीजें आ जाती हैं कि किसी का भाई तेरे मेरे पास में तेरा ऐसा फोटो है, यहाँ पर मैं उसे मैं इसे वायरल कर दूंगा, तो ऐसी स्थिति में धारा 128 यानी विक्टिम को डराने का काम किया जा रहा है, तो डराकर उस चीज को यहाँ पे मजबूर करना, तो वो धारा नंबर 128 है। लेकिन वो कह रहा ना हमला कर दिया, हमले के अपराध का, यानी फिजिकल इंजरी कर दी है, अटेम्प्ट कर दिया, मार दिया,
पंच कर दिया, स्लैप कर दिया और तब वो वस्तु को ले जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में धारा 130 काम करती है। तो धारा नंबर 130 का याद रखना, धारा नंबर 130 जो है वो यहां पर डराकर, धमकाकर, हमले करने पर, फिजिकल इंजरी देने पर, अटेम्प्ट करने पर, यहां पर चांटा मारकर कोई वस्तु छीनने पर, स्लैप करने पर, किसी वस्तु को ले जाने पर, हम यहां पे क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे। ठीक है, बहुत दिन बाद हाँ भाई, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा कि सर आप बहुत दिन बाद देखे हो, सर पढ़ा रहे हो आप लोग, बहुत दिन बाद आए हो, आज क्लास लिए, लेकिन नहीं, कोई लड़की आ जाए तो उसके बाद में पूछने वही बन जाता है कि बहुत दिन बाद दिखे हो, और जबकि यहाँ पे कोई दिखता भी नहीं है, तब ये हाल है इनके। क्यों निशान? मन में लड्डू बूटा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। बीएनएस की कौन सी धारा अपहरण को परिभाषित करती है? अब हमने समझ लिया कि मर्डर को भी देखा हमने, यहाँ पे हमने एक चीज को भी देखा जिसमें हमने जाना कि दंड का प्रावधान भी होता है मर्डर के लिए। फिर उसके बाद में हमने क्या देखा कि किसी भी चीज के लिए किसी को डराना, धमकाना, उसके लिए भी हमने धाराएं देख ली। अब बात आती है कि भाई सामने वाले को आप ले गए उठा के, भाई यहाँ पे अपहरण की बात हो रही है, उठा के ले जाना मतलब किडनैपिंग में आ गया। तो यहाँ पे मैंने बोला है कोई व्यक्ति किसी को जबरदस्ती कहीं ले जाता है, तो क्या ये भी अपराध है? क्या कानून इसके लिए भी कुछ कहता है? तो आप ये याद रखना कि हमारे पास में कई सारी धाराएं हैं। जैसे धारा नंबर 135 से लेके चलते हैं। तो जब मैं 135 की बात करता हूं बेटा, तो धारा नंबर 135 जो है गलत तरीके से कैद करना। तो गलत तरीके से, भाई किसी को आप कैद कर रहे हो तो सही तरीका तो कोई कैद करने का होता नहीं है, तो गलत तरीके से कैद करना और उस पर हमला करना। तो भाई उसे कैद क्यों किया जा रहा है? उसे कूटने के लिए। तो किसी को कूटने के लिए कैद करना और उसको करने, उसमें क्या करना और उस पर हमला करना, तो ये आपकी धारा नंबर 135 इस जगह पर काम करती है। अगर आपने यहाँ पे सामने वाले का अपहरण कर लिया, किडनैपिंग कर ली, तो वो आपका क्या कहलाएगा? आपका अपहरण कहलाएगा। आपका धारा नंबर 137 उस जगह पर काम करेगी। लेकिन याद रखना, ये जो है ना वो फिरौती के लिए किया जा रहा है, ये जो है ना उसके नुकसान के लिए किया जा रहा है, ये जो है ना उसकी उम्र, सभी उम्र के बच्चों को या किसी भी व्यक्ति को किडनैप करके उससे फिरौती मांगना, उसको नुकसान पहुंचाना, धारा 137 की तरह काम करेगा। लेकिन 138 भी यहां पे अपराध की बात करता है, 138 भी यहां पे किडनैपिंग की बात करता है। तब आप क्या कहेंगे? तो इन दोनों में फर्क क्या है भाई? यहां पे मैंने बोला कि आप जो है ना, आप किसी के संरक्षक थे और आप किसी व्यक्ति को संरक्षक से दूर ले जाकर अपने पास रखने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यानी मुख्य रूप से नाबालिग के रूप में काम करता है। नाबालिग जो होते हैं, तो नाबालिग व्यक्ति है, नाबालिग बच्चा है, वो किसी के पास रह रहा है, अब वो क्या है कि उससे दूर ले जाकर अपने साथ रखने का प्रयास करता है, तो ये भी एक प्रकार की किडनैपिंग है। ये भी धारा नंबर 138 के तहत कानूनन अपराध है। तो 37 आपका अपराध है ही, लेकिन 138 भी आपका अपहरण के तहत यहाँ पे अपराध में इस श्रेणी में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आया समझ? अब मान लीजिए आपने अपहरण किया ना, किस चीज के लिए? भीख मंगाने के लिए, कि मैं चाहता हूं ये बच्चा जो है ना ये भीख मांगे। तो भीख मांगने के लिए सामने वाले का अपहरण करना, बच्चे का अपहरण करना और उसे क्या करना? अपंग कर देना। भीख मांगने के लिए उसे अपंग कर देना, अपहृत करके उसे अपंग कर देना, ये कानूनन जुर्मान अपराध है। 139 के यहाँ तहत यहाँ पे सजा हो सकती है। सर को खौफ है हो रहा है मेरा नाम लेने। भाई मुझे किसी का यहाँ पे शर्मा स्टडी कैसी चल रही है भाई? कौन सी शर्मा स्टडी? कौन सी, कहाँ पे आ रहे हो? अच्छा, शर्मा स्टडी, शर्मा से पूछ रहे हो? मुझे कह रहे हैं कि भाई मुझे लगा कि शर्मा स्टडी यहाँ पे दूसरे चैनल का प्रचार कर रहे हो। भाई यहाँ पे ऐसा मत किया करो, थोड़ा सा सोच समझ के लिए बोल दिया करो। अब धारा नंबर मैंने 139 बता दी, अब मैं बता देता हूँ धारा नंबर 140 है। अब अपहरण आपने किया ना, सामने वाले का फिरौती नहीं, आप उसे हत्या के लिए अपहरण किया है। तो हत्या के लिए अपहरण करना, हत्या के लिए किसी की किडनैपिंग करना, वो 140 के तहत जो आपका यहाँ पे क्या है? अपराध है। ठीक है। अब 140 के बाद में मैंने कहा विदेश से लड़के और लड़कियों का इंपोर्ट करना, ये भी एक आपका अपराध है। तो विदेशी लड़कों को या विदेशी लड़कियों को यहां पे क्या करना? आयात करना, ये भी आपका एक अपराध है।
ठीक है। और ये आप सभी जानते हैं कि किसी भी विदेशी लड़के और लड़कियों को अगर यहाँ लाया जा रहा है तो वो किस चीज के लिए लाया जा रहा है, तो ये भी आप सभी जानते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या है, अपराध की श्रेणी में आता है, तो आपका धारा नंबर 141 इस जगह पे काम करती है। अब आपने यहाँ पे क्या किया कि किसी भी अपराध व्यक्ति को छुपा दिया तो धारा नंबर 142 है। व्यक्ति की तस्करी कर दी यानी व्यक्ति को बेच दिया तो धारा नंबर 143, और फिर आता है तस्करी किए गए व्यक्ति का शोषण कर दिया तो धारा नंबर 144 उस जगह पे काम करती है। इसी प्रकार से हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। बीएनएस की कौन सी धारा विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम के लिए दंड का प्रावधान करती है? मान लो आपने क्या किया, सामने वाले की मर्जी के बिना आप उससे काम कराने पर मजबूर कर रहे हैं, तो यह भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। वो नहीं चाहता है आपके साथ में काम करना, लेकिन आपने उसे डरा धमका कर यहाँ पे उसे काम करने के लिए रखा है, आप उसे मजबूर कर रहे हैं उसे काम करने के लिए, तो यह भी आपका एक अपराध है। ये फोर्स्ड लेबर में काम आता है, यानी फोर्स लेबर भी एक अपराध है। यह भी धारा नंबर 146 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां पे क्या आंसर देना है भाई? एएसपी से लड़ाई हो गई है भाई, लड़ाई करना भी एक अपराध है, ठीक है। वो मैं अपराध ही बता रहा हूं, यहाँ पे लगे पड़े हो अपनी लड़ाई में। तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन, और आखिरी क्वेश्चन के बाद में आपको मैं बता दूं कि हम लोगों के द्वारा ये सभी तरीके से अच्छे तरीके से चीजों को समझाना है, तो अब वो चीजें आपको कहाँ मिलने वाली हैं? चाणक्य 2.0 बैच में। तो आप चाहते हैं कि भाई मैं बीएनएस को बहुत अच्छी तरीके से समझ लूं, आप चाहते हैं बीएनएसएस को अच्छे से समझ लिया जाए, बीएसए को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया जाए, आप चाहते हैं कि थ्योरी बेस्ड भी बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया जाए, तो आपके लिए एक बैच चाणक्य 2.0 बैच जो है ये अभी भी 99 में बना हुआ है। तो आप चाहते हैं कि हमें सस्ते में बैच मिल जाए, तो 99 रुपए में आप चाणक्य 2.0 बैच को यूपीएसआई 2025 को टारगेट करने के लिए आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। ये बैच जो आपको मिलेगा वो बाईएससी एप्लीकेशन पे मिलेगा, और बाईएससी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर लॉगिन कर लेंगे, और रजिस्टर लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे सारे बैचेस जो आप चाहते हैं, जो आप पढ़ना चाहते हैं, वो बैचेस आपको यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। पेड कोर्सेस में जाके चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए आपको यहाँ पे कोर्स मिलने वाले हैं, एक अफोर्डेबल प्राइस में बोलने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम सस्ते में बहुत अच्छी तरीके से क्लासेस ले पाएं, तो आप यहाँ पर हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, क्योंकि इससे सस्ता आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। लेकिन एक और चीज मैं बता दूं, सस्ते में सबसे अच्छा भी आपको कहीं और मिलने वाला नहीं है। तो आप चाहते हैं कि हम सस्ते में अच्छी तैयारी करें, आप चाहते हैं कि सस्ते में हमें गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाए, तो उसके लिए आपको बाईएससी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। और बाईएससी ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे डाउनलोड करेंगे, लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आप जो कोर्स चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे क्लास रेगुलर बेस पे आपको चीज़ें मिलती चली जाएंगी। अगर आप हमारे साथ में रोजाना जुड़ोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि आप यहां वहां भटक रहे थे, उस भटकाव से बचाने के लिए आपके लिए बाईएससी ऐप काम कर रहा है। बाईएससी ऐप यहां पे आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से नोट्स भी प्रोवाइड करेगा। बाईएससी ऐप यहां पे आपको बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम की जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं उनके यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेगा, और बाईएससी ऐप यहाँ पे आपको सारी क्लासेस भी प्रोवाइड करने वाला है। तो बाईएससी ऐप आपकी जिंदगी बदलने वाला है। इसलिए कहता हूं कि आपको कुछ नहीं करना है, बाईएससी ऐप डाउनलोड करना है भाई, 100 रुपए खर्च करने हैं बस, और 100 रुपए में आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिल रहा है, लाइफ टाइम तक आप अपने कोर्सेज को देख सकते हैं। तो भाई इससे अच्छा कोई कोर्स नहीं हो सकता, इससे अच्छी कोई एप्लीकेशन नहीं हो सकती जो एक बार 100 रुपए खर्च करने की बात कर रही है, बार बार आपको कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई अगर चाहते हैं कि हम एक बार कोर्स ले लें, उसके बाद हम तब तक तैयारी करें जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाए, हम तब तक तैयारी करें जब तक कि हमारा एक सिलेक्शन ना हो जाए, तो आपको केवल बाईएससी ऐप से जुड़ना है। तो उससे जरूर जुड़िएगा, और इस क्लास में आप रोजाना जुड़िएगा, जिससे आपकी मूल विधि का जो पार्ट है ये भी आपका मैं यहां पे कंप्लीट कराने वाला हूं। तो आप मेरे साथ में दोपहर में 12 बजे जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं आपको मूल विधि की सारे टॉपिक कराने वाला हूं चैप्टर वाइज। तो यहां पर चैप्टर वाइज आप किसी भी YouTube पर जाकर देख लीजिए, कहीं पर भी जाके देख लीजिएगा, आपको चैप्टर वाइज कहीं पर भी कोई भी क्लासेस नहीं मिलने वाली हैं, और बीएनएस से रिलेटेड भी आपको बहुत अच्छी क्लासेस नहीं मिलने वाली हैं, सब आईपीसी करा रहे हैं, ये भी मैं बता देता हूं, ठीक है। हाँ जी भाई, बाकी लड़ाई में कुछ नहीं रखा है,
ऐसा ही बनो, सुंदर सी लड़की से ब्याह करो, उसके बाद में अपनी लाइफ को जियो, 2-4 बच्चे करो, और उसके बाद में उन बच्चों को भी यूपीएसआई की तैयारी कराना, और भाई ऐसी ऐप से ही। भाई तब तक चलेगी क्या, ये सोचने की बात है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।